जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइफ जीएस में आपका स्वागत है। चलिए मुद्दे की बात किया जाए। देखिएगा साहब, बीपीएससी बीपीएससी आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम लेगा। यानी कहने का मतलब है कि अब जो शिक्षक की भर्ती होगी वो बीपीएससी लेगा। तो कभी माइंड में आप ये मत सोच लीजिएगा कि बीपीएससी अगर शिक्षक भर्ती का एग्जाम लेगा तो वो क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम एक माध्यम क्वेश्चन रहेगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा लो भी नहीं रहेगा। उस टाइप का क्वेश्चन आपका मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम आपका इसी मुद्दे पे आज बात करते हैं। प्रतिदिन आपको एक सेट मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सवाल है, मतलब आपको जो भी बताया जा रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती लेवल से बताया जा रहा है। यानी आप टीचर बनना चाहते हैं और इसके तैयारी में लगे हुए हैं तो उसी लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का, मतलब बीपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल का या बहुत लो लेवल का, ऐसा नहीं। जो आपका लेवल रहेगा उसी लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीके जीएस से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको यहाँ जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी विषय हैं, सभी के सभी आपको मिल जाएगा। बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, देखिएगा, है ना। तो चलिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो चलिए हम पानीपत पे चर्चा करते हैं। ध्यान देगा। अब देखिएगा यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपको यहां पर इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, समझे ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, निकल गया, नहीं साहब। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी देख लेंगे ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन न छूटे। तो देखिएगा कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे पानीपत लिख दिए। ये हो गया पानीपत, ये हो गया पानीपत। सब रुकिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपकी पानीपत। अब कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। सबसे पहले तो ये पता करना है पानीपत है कहाँ, है कहाँ। तो देखिएगा पानीपत पड़ता है आपको हरियाणा में साहब। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पानीपत के ही रहने वाला है। आपका ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाला जो नीरज चोपड़ा है वो पानीपत का है, उसका संबंध भाला फेंक से है। तो ये वाला भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पूछ देगा। नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। क्लियर? चलिए अब ये पानीपत जो है साहब वो हरियाणा में है। अब इस पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया, इस पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया साहब, समझना। मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ा गया इस पानीपत के मैदान में। अब इस पानीपत के मैदान में लड़ा गया साहब प्रथम युद्ध, लड़ा गया द्वितीय युद्ध, लड़ा गया द्वितीय युद्ध, लड़ा गया तृतीय युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया साहब, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। अब इसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ना, वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था ना, वो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1561 ईस्वी में, 61 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। बाबर का जीत हो गया, इब्राहिम लोदी का हार हो गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का राजा था, समझे ना। ऐसे दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया साहब, 5 वंशों ने शासन किया है।
दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश, और पांचवा वंश यानी अंतिम वंश है जो है वो लोधी वंश है, और उसी लोधी वंश का राजा था इब्राहिम लोधी। हकीकत तो यह है कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा युद्ध भूमि में मारा नहीं गया था, लेकिन इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा गया था। तो आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा है जो युद्ध भूमि में मारा गया है, वो कौन राजा है? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। चलिए अब पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करते हैं ना। ये युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर का जीत हो गया और हेमू का हार हो गया, हार हो गया साहब। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया वो 1561 में लड़ा गया। ये लड़ा गया अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और ये मराठा पेशवा के बीच में लड़ा गया। इसमें सदाशिव भाव इसके साथ आया था, मराठा पेशवा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का जीत हो गया, मराठा पेशवा का हार हो गया। चलिए यह पानीपत का तीनों युद्ध है। अब आपसे क्या पूछा गया है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। अब आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, समझे ना? तो चलिए साहब अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है ना कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मतलब कौन सा ऐसा लड़ाई हुआ जिसके बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ? तो देखिएगा ये है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये हो गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। ये युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब इस युद्ध में बाबर का जीत हुआ, इब्राहिम लोधी का हार हुआ। तो बाबर का जब जीत हुआ ना तो बाबर ने 1526 ईस्वी में ही एक मुगल वंश का स्थापना कर दिया था, मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश का स्थापना किया था। तो चलिए मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसने किया? तो बाबर ने किया। किसने किया? तो बाबर ने किया। तो किस युद्ध के बाद किया था? किस युद्ध के बाद किया था? तो बाबर ने मुगल वंश का स्थापना पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद किया था। चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए पलासी की लड़ाई की बात करते हैं ना, पलासी की लड़ाई लड़ा गया है 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। और बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं ना, बक्सर की लड़ाई लड़ा गया 1764 ईस्वी में। तो ये सब कोई बड़ा मैटर नहीं है साहब, ये सब मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ये सब जनरली जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बस जो व्यक्ति शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बस ये सब क्वेश्चन को आप एक बार देखते चलिए, ठीक है? तो चलिए अब आगे की बात करते हैं साहब, आगे की बात करते हैं, है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मुगल वंश, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। जो अगला कह रहा मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताए ना हम कि मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था ना वो 1526 ईस्वी में हुआ था। और करने वाला आदमी का नाम कौन है? तो बाबर है। तो वो तो उसी क्वेश्चन से डील हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे अब अगला क्वेश्चन है पलासी की युद्ध कब लड़ी गई? तो देखिए पलासी की युद्ध की बात है ना, पलासी की युद्ध की बात करते हैं, पलासी की युद्ध की बात करते हैं। तो पलासी की युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में। तो देखिए ये पलासी के जो देखिएगा बात है पलासी की लड़ाई की, ठीक है? कि पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिएगा ये हो गया पलासी, ये हो गया आपका पलासी। पलासी पड़ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पलासी का मैदान है, समझ ना? तो देखिएगा पहले ये हो गया साहब पलासी। तो एक पलासी का मैदान है, ये पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा साहब। एक पलासी का मैदान है और पलासी का जो मैदान है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो ये इसी पलासी के मैदान में एक युद्ध हुआ था
जिस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का, जिस युद्ध को हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, जिस युद्ध को हम क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध। अब कह रहे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। और ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अब इस तरफ से बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब है उस नवाब का क्या नाम है, सिराजुद्दौला नाम है। और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, उसका नाम है साहब रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। ऐसे देखिएगा, हाँ अब ध्यान देगा, तो ये बंगाल का नवाब हो गया सिराजुद्दौला और अंग्रेज हो गया रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि सिराजुद्दौला के ही कुछ लोग जो थे ना, वो इनके साथ गद्दारी कर दिए। अब गद्दारी करने से हुआ ये कि सिराजुद्दौला की हो गई हार, यहां तक कि युद्ध में मारा भी गया और रॉबर्ट क्लाइव का हो गया, अंग्रेज का हो गया जीत। लेकिन अंग्रेज का जीत रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब बना दिया। क्या बना दिया, बंगाल का प्रथम नवाब बना दिया। अंग्रेज ने इसको क्या किया, बंगाल का प्रथम नवाब बना दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम नवाब बने। एक चीज और, भारत को गुलाम बनाने का विचार सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के मन में आया था, क्योंकि ये समझ गया था कि भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। तो बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब आगे की बात करते हैं साहब, अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब कह रहे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर के युद्ध की बात किया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखिएगा, बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ, ये 63 नहीं होगा। बक्सर का जो युद्ध हुआ ना साहब, वो हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अब बात करते हैं बक्सर के, तो देखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ कैसे। जो एक तरफ 3 गो राजा था, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ अंग्रेज था। और जब ये युद्ध हुआ ना, तो अंग्रेज ने एक साथ तीनों राजा को हरा दिया, बात करते हैं जहां तक कि बक्सर की, तो देखिएगा बक्सर जो है ना, वो बिहार का एक जिला है, बक्सर जो है वो बिहार का एक जिला है। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, बक्सर में ही राम भगवान और लक्ष्मण ये दोनों शिक्षा ग्रहण किए थे। और बक्सर में ही ताड़का का वध हुआ था, और बक्सर में ही चौसा का मैदान है, याद रखिएगा, चौसा का मैदान है गंगा नदी के तट पर। बक्सर में ही चौसा का मैदान है, और इसी चौसा के मैदान में 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुई थी, जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे की अगर बात की जाए तो देखा जाए, कर दिल्ली में लाल किला का, देखो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं साहब। कर दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, है ना, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिएगा साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। अब देखिएगा ये पहला ऑप्शन हुमायूं ने है, तो देखिएगा मुगल वंश का ये मुगल वंश का फर्स्ट राजा जो है ना साहब, वो बाबर है। मुगल वंश का पहला राजा बाबर है। अब बाबर के मौत के बाद मुगल वंश का जो राजा बना था ना, वो हुमायूं बना था। हुमायूं मुगल वंश का एक ऐसा राजा था जो सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। बताया जाता है कि हुमायूं जब शेर शाह सूरी से चौसा का युद्ध हार गया और बिलग्राम का युद्ध हार गया, तो हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ गया था। और ये दिल्ली छोड़कर
ये दिल्ली छोड़कर अपने एरिया से भाग गया, और जब अपने इलाके से भागे तो इनको 15 वर्षों तक घुमक्कर जिंदगी व्यतीत करना पड़ गया था। 15 वर्षों तक घुमक्कर जिंदगी व्यतीत करना पड़ गया था। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। तो मुगल वंश के किस राजा ने 15 वर्षों तक घुमक्कर जिंदगी व्यतीत किया? वो कौन राजा है? हुमायूं। बात करते अकबर मुगल वंश का महान शासक था साहब। इसके दरबार में नवरत्न था, इनके दरबार में नवरत्न था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नवरत्न रखने वाले ये पहला राजा है, क्योंकि अकबर से भी पहले नवरत्न इसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जो कि गुप्त वंश का राजा था। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की भी दरबार में नवरत्न था। तो अकबर मुगल वंश का महान शासक था। अकबर मुगल वंश के महान शासक था। इसके दरबार में बीरबल जैसे लोग थे, बीरबल थे, तानसेन थे, मानसी थे, बहुत सारे लोग थे, समझना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी कालिदास था, ऐसा बात नहीं है साहब। इनके भी दरबार में कालिदास, धन्वंतरी सब था। चलिए, अब राइट आंसर इसका शाहजहां हो गया। ठीक है, अब शेरशाह सूरी की बात न करते हैं। यही शेरशाह सूरी है जो हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था। और दिल्ली के गद्दी में बैठने वाला पहला बिहारी जो है ना, वो शेरशाह सूरी है साहब। पहला बिहारी जो है वो शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, सब नोट कर लीजिएगा आप। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पड़ता है? तो सासाराम में पड़ता है। चलिए, अब आगे की बात किया जाए। तो देखिएगा, हाँ ये हो गया। अभी 7 नंबर देखिएगा। अब कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, पहली बार तो वियना की बात हो रही ना। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये पुरानी हिस्ट्री है। देखिए, वियना जो है ना, ये जो वियना जो है वो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप महाद्वीप पड़ता है। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये ऑस्ट्रेलिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और इस वियना सम्मेलन की बात किया जाए तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। तो वियना सम्मेलन, बल्कि 1814-15 देगा आपको बुक में, 1814-15। कब देगा? 1814-15। लेकिन जब आप ऑप्शन में 1815 है साहब, तो फिर हम 15 मारेंगे, है ना। चलिए, अब आगे देखिएगा। अब आगे की बात की जाए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो देखिए, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ऐसे एशिया के भी एक मरीज है, ऐसी बात नहीं है। एशिया का भी मरीज है साहब। एशिया का भी, रुकेगा, एक एशिया का भी मरीज है। एशिया का मरीज, एक एशिया का मरीज है। और एशिया का मरीज जानते हैं किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। लेकिन यहां तो पूछा है यूरोप का मरीज, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। अब देखिएगा आगे, फ्रांस की बात ना किया जाए। अगर फ्रांस की बात किया जाए ना, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो आपका पेरिस है। उसको फैशन की नगरी कहते हैं ना। अब देखिएगा साहब, यहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लैंड, यहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लैंड, और यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रांस, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रांस। तो ये इंग्लैंड हो गया और ये फ्रांस हो गया। अब दोनों के बीच में एगो मतलब समुद्र का हिस्सा है साहब। मतलब ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक पानी का हिस्सा है। इसी पानी के हिस्से को हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसी पानी के हिस्से को हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तब से पूछेगा ना, इंग्लिश चैनल जो है ना, वो किन दो देशों को अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस। यह इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस। बात करते जर्मनी की अगर बात की जाए, देखिए, अगर जर्मनी की बात करते हैं ना साहब, तो जर्मनी फ्रांस के ही पड़ोसी देश है। ऐसी बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है साहब। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये हिटलर जो था ना साहब, जर्मनी के ही तनासा था। यही हिटलर जो था वो नाजी दल का स्थापना किया था, नाजी दल का, समझना। यही हिटलर जो था जो नाजी दल यानी नाजीवाद। तो जर्मनी के तनासा था हिटलर। ये हिटलर नाजी दल का स्थापना किया था। ये हिटलर सबसे ज्यादा यहूदी जाति से नफरत करता था। सबसे ज्यादा किस जाति से नफरत करता था? यहूदी जाति से। ठीक है। अब यही हिटलर जो है ना साहब, यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करवा दिया था। यही हिटलर की गलती से। किसकी गलती से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? हिटलर की गलती से साहब। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। तो देखिए, जर्मनी जो है ना, सही सलामत है ना, जर्मनी जो है ना, वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है
ऐसी बात नहीं है, फ्रांस के तो आस पास में देखिएगा, यहाँ पे मैप में साफ साफ दिख रहा है साहब, देखिएगा वो फ्रांस के बगल में जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी फ्रांस के ही पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, दोनों यूरोप में है। और जहां तक की बात किया जाए हाँ हिटलर की, तो हिटलर जर्मनी का ही तनाशाह था, इन्होंने नाजी दल का स्थापना किया था, इसका झंडा का जो चीज था उसमें वो स्वास्तिक था, है ना। और ये सबसे ज्यादा यहूदी जाति से नफरत करता था। हिटलर की ही गलती से इसकी गलती से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो 1939-1945 तक चला। बात करते हैं इटली का, इटली की बात किया जाए, इटली का अधिकांशतः हिस्सा तो भूमध्य सागर में है, इटली का अधिकांशतः हिस्सा तो भूमध्य सागर में साहब। यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? अरे भाई बैठा हुआ काजी, हाँ कुछ तो है गड़बड़, देखिए मक्खी लोग बैठे। देखिएगा ये जो इटली है, यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? पुनः जागरण का मतलब है फिर से जागना। इटली में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? तो इटली में पुनः जागरण का जन्म यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। यानी पूरे यूरोप में अगर पुनः जागरण लेके आया ना तो इटली, तो यूरोप में पुनः जागरण का जन्म कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। अगर भारत में कहिएगा कि भारत में पुनः जागरण का जनक कौन है, भारत में पुनः जागरण का जनक कौन है, तो फिर ये हो गया राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनः जागरण का जो जनक होगा साहब वो होगा आपका राजा राम मोहन राय। कौन होगा? राजा राम मोहन राय होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? यहाँ वही हिटलर वाला जर्मनी की बात हो रही है, समझना, हिटलर से पहले की बात है। तो देखिए जर्मनी की अगर बात करें ना तो जर्मनी जानते हैं छोटे छोटे पार्टों में टूटा हुआ था, अलग अलग भागों में टूटा हुआ था। लेकिन एक आदमी है बिस्मार्क, हाँ ये जर्मनी है साहब। एकीकरण का मतलब हुआ एकीकरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागरण का तो मतलब हो गया साहब फिर से जागना, ठीक है। एकीकरण का मतलब क्या होता है? बस सबको एक करना, जो मतलब क्षेत्र अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है उसको सबको एक करना। तो जर्मनी का एकीकरण की अगर बात किया जाए ना कि जर्मनी की एकीकरण कब हुआ है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ साहब 1871 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 1871 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ 1871 में हुआ। अब जर्मनी का एकीकरण किया कौन है? तो बिस्मार्क ने किया है। जर्मनी का जो एकीकरण किया है वो बिस्मार्क ने किया है। किसने किया है? बिस्मार्क। तो जर्मनी का एकीकरण किया है बिस्मार्क। लेकिन भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को, क्योंकि भारत का एकीकरण करने में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो रहा सरदार पटेल को। इसलिए सरदार पटेल को भारतीय एकीकरण का जनक कहा जाता है। इनको भारत का बिस्मार्क भी कह दिया गया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। करा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ना, ये बोल्शेविक क्रांति जो रूस की क्रांति है साहब, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? पहले तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था कब? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। और ये रूस की क्रांति है। कहाँ की क्रांति है? रूस में हुआ था, ये रूस देश में हुआ था। तो कहीं पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। और किस देश में हुई? रूस में। चलिए इसको यही पे स्टॉप रखते हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, बाकी विशेष आपको कल फिर मिलेगा।